Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, माई सर बिमल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो हिस्ट्री का हमने वीडियो स्टार्ट किया था, लेक्चर स्टार्ट किया था, उसका पार्ट सेकंड आज देखेंगे। कल हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन में हमने इतिहास का परिचय बताया था, जिसमें हमने कल इतिहास का विभाजन तक क्लियर कर लिया था। अब इतिहास का विभाजन, उसके आगे के बाद जो भी टॉपिक है उसमें आज हम इस चैप्टर को पूरा कवर करने वाले हैं। आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अपना पार्ट 1 देख सकते हो। सिलेबस के बारे में भी जानकारी लेनी हो तो आप पार्ट 1 से पहले मैंने सिलेबस भी अपलोड किया हुआ है, सिलेबस को भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे छात्रों से यही निवेदन है कि कोई एक खेल नहीं है जिसमें कि आप आसानी से कोई छोटी मोटी पुस्तक को पढ़ करके क्वालिफाई कर सको। इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जितना हो सके, जहाँ से भी ज्ञान मिले, आपको इकट्ठा करके अच्छे से मेहनत करके इस पद तक पहुँचने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक अपना पढ़ाई में फोकस नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, तो वो अपना मन से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इस लॉकडाउन में जो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लिया जाएगा वही आगे जा कर के कामयाब हो सकेगा। क्योंकि लोगों के अंदर यह वहम बैठा हुआ है कि लॉकडाउन है। जो लोग इस लॉकडाउन में मेहनत कर लेंगे वो आगे सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं हम। तो अभी तक मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो वीडियो पर डे अपलोड करूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना जो भी आपके मन में वीडियो को देख करके विचार आए उसको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पुराणों में 4 युग। जो हमारे पुराण थे उनमें कितने युग थे, हमारे जो पुराण हुए हैं उनमें कितने युग हुए हैं, तो उनमें जो युग हुए थे वो हमारे 4 युग हुए थे। पुराणों में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग बताए गए हैं। जो हमारे पुराण हैं उनमें 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। यानी कि जो अब हमारा मान लो कोई सा भी कलयुग चल रहा है तो कलयुग से पहले कौन सा था, द्वापर युग। तो द्वापर युग जो है वो इससे भी घटिया बताया गया था कि वो वाला युग खराब था, अब ये वाला चल रहा है वो अच्छा है। यानी कि एक दूसरे युग से पहले वाला युग जो था वो खराब बताया गया है। और कहा गया है कि एक युग के बाद, जब युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। इतिहास में समय और जो भी हमारे विशेष चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया है, उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं हम चारों युग के बारे में। तो पहला है हमारा सतयुग, जिसमें कि सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य बोलते हैं मछली को, यानी कि जो मछली का अवतार हुआ था वो जलीय जीव था। यानी कि जो मछली का अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार, वो जलीय जीव कहलाया। मछली का अवतार हुआ था मत्स्य अवतार में। नंबर सेकंड है आपका कूर्म अवतार, जिसमें कछुआ का अवतार हुआ। उभयचर, उभयचर बोलते हैं जो स्थल पर भी चल सके और जल में भी चल सके, रह सके। नंबर थर्ड है आपका बराह अवतार, जिसे सूअर का अवतार बोला जाता है, थल पशु के रूप में जानते हैं हम उसे। नरसिंह अवतार जो भी आपका सतयुग में हुआ था। अर्धमानव, जो आपने महाभारत में देखा होगा, हिरण्यकश्यप को जो मारा था, तो नरसिंह अवतार जो हुआ था उसे ही अर्धमानव बोलते हैं। आधा शरीर मानव का, आधा शरीर जानवर का। त्रेता युग में आते हैं तो त्रेता युग में आपका वामन अवतार हुआ था, जिसे बौना यानी लघु मानव बोला गया था। और आपका अगला रहा था परशुराम अवतार, जो कि फरसा वाले राम बोलते हैं। अगला अवतार आपका हुआ था राम अवतार, समुदाय में रहने वाला मानव, उसे बोलते हैं राम। अब द्वापर युग में देखिए, द्वापर युग में आपका हुआ था कृष्ण अवतार, पशुपालन करने वाला, उसे बोलते हैं कृष्ण अवतार। आगे आपका हुआ द्वापर में ही बुद्ध अवतार,
कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव उसे बोलते हैं बुद्ध बोलते हैं उसे। कलयुग में आपका कल्क यानी भविष्य का मानव जिसका अवतार होता है उसे बोलते हैं भविष्य का मानव। अब किसी का भी जन्म होता है जो वो आगे जाके भविष्य का ही मानव तो बनेगा। अब उसे ये तो कह नहीं सकते हो आपका ये द्वापर का है, या उसे हम कोई अवतार भी तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, इसलिए उसे भविष्य का मानव की उपाधि दी गई। जो आपके 4 युग बताए हैं उनको अच्छे से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, कल्प यानी कि ब्रह्मा का दिन, कल्प को बोलते हैं ब्रह्मा का दिन। उससे जब आगे बढ़े तो उसमें मानवंतर आया जिसमें कि आपके 71 दिव्य युग पाए गए थे। आगे आपका दिव्य युग जो है वो 4 युगों में बांटा गया। नंबर 1 आपका सतयुग, नंबर 2 आपका त्रेता युग, नंबर 3 आपका द्वापर युग और नंबर 4 पर आपका कलयुग। सतयुग में क्योंकि आपके 4 युग थे, ठीक है, अब 4 युग थे तो ये सतयुग जो था एक वो था वो 4,32,000 का वर्ष था। उसमें जब हमारे 4 युग थे तो 4 युग का हम जब उसमें गुणा करेंगे तभी तो हमारे 4 वर्ष पहले का जो 4 युग का पहले का समय है वो निकल करके आएगा। तो इसलिए इसमें 4 का गुणा करके जो सतयुग का समय था वो निकल के आ जाएगा। त्रेता युग में हम करेंगे 3 से, द्वापर युग में 2 से करेंगे और कलयुग में 1 से करेंगे। 4,32,000 इसका वर्ष रहेगा। अब देखते हैं इतिहास की तिथियां। इतिहास की तिथियां देखिए, अंग्रेजी में बीसी जो हमारा हम इंग्लिश में एडी और बीसी बोलते हैं, अंग्रेजी में बीसी एडी बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है। कभी कभी तिथियों में से पहले एडी ईसवी लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। अब प्रेजेंट में नहीं है पर पहले किया गया था इनका प्रयोग। अब देखते हैं समय शब्दावली। समय शब्दावली में पहले आता है आपका दशक, जिसे डिकेड बोलते हैं यानी कि 10 वर्ष की अवधि को हम बोलते हैं दशक। फिर आपका आता है एक सिल्वर जुबली जिसे 25 वर्ष की अवधि के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका रूबी जुबली जिसको 40 वर्ष की अवधि की उपाधि दी गई है। पूर्वार्ध जिसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ यानी कि 1 से लेकर के 50 वर्ष तक का समय जो होता है उसे पूर्वार्ध बोलते हैं। आगे आपका गोल्डन जुबली जिसे 50 वर्ष की अवधि, इसमें तो पूर्वार्ध में क्या था कि 1 से लेकर 50 तक का, इसमें पूरा फिक्स 50 वर्ष की अवधि होती है। अब आता है आपका डायमंड जुबली जिसमें 60 वर्ष की अवधि होती है। प्लेटिनम जुबली जिसमें 75 वर्ष की अवधि है। उत्तरार्ध में होती है आपकी 51 से लेकर के 100 वर्ष की अवधि तक। और सदी या शताब्दी बोलते हैं हम, 100 वर्ष जितने पूरे हो जाएंगे हमारे उसे हम सदी या शताब्दी बोलते हैं। अब है आपका सहस्राब्दी यानी कि 1000 वर्ष की अवधि। ग्रेस जुबली, यहाँ पे ग्रेट होगा, ग्रेज हो गया है, ग्रेट जुबली जो कि 2000 वर्ष की अवधि को बोला जाता है। आगे हमारा टॉपिक है प्रमुख संवत। तो कली संवत जो था वो आपका 3102 BC से स्टार्ट हुआ था। महाभारत युद्ध व राजा परीक्षित के जन्म के समय से आरंभ हुआ था। जब आपका महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था वह राजा परीक्षित का जन्म, उस समय से कली संवत जो है वो आरंभ हुआ था 3102 BC से। अगला है आपका सप्तऋषि संवत जो कि आपका 3076 BC से आरंभ हुआ था। इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था ये सप्तऋषि संवत।
अगला है आपका बुद्ध संवत, जो कि आपका 544 बीसी से प्रारंभ होता है। श्रीलंका की गणना के अनुसार बुद्ध संवत 544 बीसी से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की वास्तविक तिथि 486 बीसी थी। अब है आपका महावीर संवत, जो कि आपका 527 बीसी से प्रारंभ हुआ। महावीर स्वामी द्वारा आरंभ इस संबंध का प्रयोग जैन सभा से संबोधित गणनाओं में हुआ था। आगे है आपका ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी माना गया, जिसमें पहले का काल बीसी और बाद का काल एडी कहलाया है। बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले का और ईसा मसीह से जन्म के बाद का, तो उसे बीसी बोलते हैं और एडी बोलते हैं जन्म के बाद का। अब है आपका शक संवत, जो कि आपका 78 एडी से आरंभ हुआ। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों पर विजय के बाद शुरू किया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया। इसे शालिवाहन संवत भी कहते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय संवत भी कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शक संवत को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसे बता सकते हो, राष्ट्रीय संवत के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका कलचुरी संवत, जो कि आपका 248 एडी से आरंभ हुआ। आभारी राजा ईश्वर सेन बाद में चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त होने पर यह कलचुरी संवत कहलाया। गुप्त संवत, जो कि आपका 319 एडी से आरंभ हुआ। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रारंभ किया गया इसे। अब है आपका हर्ष संवत, जो कि 606 एडी से आपका आरंभ हुआ। 606 एडी से आपका आरंभ हुआ। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के समय प्रारंभ किया गया इसे। अब है आपका हिजरी संवत, जो कि आपका 622 एडी से आरंभ होता है। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति है। यानी कि जो हजरत मोहम्मद थे वो मक्का को त्याग कर मदीना जाने के स्मृति जो जा गए थे, उनकी स्मृति से ये हिजरी संवत जो है आरंभ होता है। मदीना जाने का हजरत कहा जाता है। मदीना जाने को हजरत कहा जाता है। आगे है आपका कोल्लम संवत, जो कि आपका 825 एडी से आरंभ होता है। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा मालाबार केरल क्षेत्र में आरंभ हुआ था ये। इसे चालुक्य विक्र संवत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इलाही संवत, जो कि आपका 1583 एडी से आरंभ हुआ। मुगल सम्राट अकबर द्वारा ये इसे प्रारंभ किया गया। अब है आपका राजशक, जो कि आपका 1673 एडी से आरंभ हुआ। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसे प्रारंभ किया गया। तो ये थे आपके प्रमुख संवत। अब देखेंगे हम कैलेंडर का विकास क्रम कैसे हुआ। कैलेंडर का विकास क्रम देखते हैं। तो कैलेंडर का विकास क्रम देखो ऐसे हुआ, मैं बताऊं। सबसे पहले आपका जूलियस सीजर आया, उसके बाद आपका डायनोसियस यानी कि डायनोसियस एक्सिगुअस आया, फिर आपका पोप ग्रेगोरी आया। जूलियस सीजर में आपका जूलियन कैलेंडर कहलाया, वो आपका 46 बीसी से आरंभ होता था। डायनोसियस एक्सिगुअस जो था वो ईसाई कैलेंडर कहलाया, जो आपका 527 बीसी से आरंभ हुआ था। पोप ग्रेगोरी जो था वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर से आरंभ होता है और 1522 ईस्वी से आरंभ हुआ था ये वाला। आगे देखिए भारतीय इतिहास एक अवलोकन। इसमें जो भारत का इतिहास था उसे हम तिथि के हिसाब से अवलोकन करने का कोशिश करेंगे। जो आपका बीसी एडी है उसमें कब से कब तक रहा, क्या रहा, कैसे रहा, वो हम सब आपको इसमें बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो आपका 2500 बीसी से आरंभ हुआ था। इसके बाद आपका वैदिक संस्कृति जो आया वो आपका 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक रहा। उसके बाद 500 बीसी से आपका जैन व बौद्ध धर्म आरंभ हुआ। बौद्ध व जैन धर्म का उदय हुआ था, आपको पता है इसमें। आगे आपका 322 और 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, यानी 322 से लेकर के 185 ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य रहा। अब आता है आपका एडी। एडी में आपका 300 एडी से लेकर के 500 एडी तक जो था वो गुप्त काल यानी भारत का स्वर्ण रहा। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
500 एडी से लेकर के 1000 एडी तक आपका भारत, उत्तर व दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय हुआ। 1000 एडी से लेकर के 1600 एडी तक मुस्लिम आक्रमण रहा भारत पर। उसके बाद आपका 1600 एडी से लेकर के 2000 एडी तक आपका यूरोपीय का भारत में आगमन रहा। उसके बाद 2000 से लेकर के स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 तक रहा। ये समय जो रहा वो आपका 2000 से लेकर 1947 तक, 2000 एडी से। अब देखते हैं आगे हम म्यूजियम की शुरुआत। तो म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई, जिसका अर्थ एकांत में अध्ययन करने का मंदिर है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्रदान करने वाली विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों की खाल, हाथ, दांत आदि रखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियम की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए, यानी कि जो म्यूजियम में था, फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए भी अलाउ कर दिया गया, यानी कि उनके लिए भी यह चालू कर दिया गया। पहले ये उनके लिए नहीं था, ये ओनली पहले जो राजा थे, आपके महाराजा राजा थे, उनके लिए ही अलाउ था। 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में फोल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है, जो 1669 में बना था। यानी कि जो आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय, म्यूजियम का जो सबसे पुराना संग्रहालय था ऑक्सफोर्ड, वो 1669 में बन करके तैयार हुआ था। 1874 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। जो सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है हिस्ट्री को, उसका नाम है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि 1874 में स्थापित हुआ था। आगे देखिए, ईसवी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन। ईसवी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन कैसे होता है? तो ईसवी संवत में 57 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ईसवी संवत में अगर हम 57 जोड़ दें तो हमको विक्रम संवत प्राप्त हो सकता है। ईसवी संवत में हमने 97 को ऐड किया तो हमें विक्रम संवत प्राप्त हुआ। तो 2000 प्लस 2018 प्लस 57 यानी कि 2075, ये हमें विक्रम संवत प्राप्त हो गया। ईसवी संवत का एक शक संवत में परिवर्तन। ईसवी संवत में से 78 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। ईसवी संवत में से हमने 78 माइनस किया तो शक संवत प्राप्त हुआ, यानी कि 2018 में से माइनस 78 किया तो 1940, जो कि हमारा शक संवत था। आगे है आपका विक्रम संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन। विक्रम संवत में से 57 घटाकर प्राप्त किया जा सकता है ईसवी संवत को। तो विक्रम संवत में से हमने 57 को माइनस किया तो ईसवी संवत प्राप्त हुआ, यानी कि 2075 में से 57 माइनस किया तो 2018 जो है वो ईसवी संवत है। अगला है आपका शक संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन। तो शक संवत में 78 जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है ईसवी संवत को। शक संवत में हमने 78 जोड़ दिया तो ईसवी संवत हमें प्राप्त हुआ, यानी कि 1661 में 78 जोड़ा तो हमने 2039 जो प्राप्त होगा वो हमें ईसवी संवत प्राप्त होगा। आगे है आपका म्यूजियम डे की शुरुआत। म्यूजियम डे की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? तो म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने, संरक्षित करने में लोगों के योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की थी। म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी। प्रथम बार म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया। प्रतिवर्ष इसको 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे में मनाया जाता है। 18 मई को याद रखना इस डेट को। इसकी शुरुआत 1983 में। ठीक है। भारत में म्यूजियम का इतिहास क्या है? भारत में म्यूजियम का इतिहास देखिए। भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। यानी कि जो एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो म्यूजियम है वो है आपका
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित जो है वो एशिया का सबसे बड़ा और पुराना है। इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था जिससे यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। जो हमारे देश की कलात्मक वस्तुएं हैं उनका संग्रह करके हम देश के बाहर ले जाएं, इसीलिए इस म्यूजियम डे को अपनाया गया। क्योंकि जितने भी हमारी कलात्मक वस्तुएं होंगी, जितने भी जो भी मतलब अच्छा कलात्मक होगा उसे हम देश से बाहर प्रदर्शित करें तो देश में भी उन्नति की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया। इसमें जो म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक जो हमारी वस्तुएं थीं, अंग्रेजों ने उन्हें अपने इंग्लैंड में भिजवा दिया था। आगे का टॉपिक हमारा भारत का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। भारत का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया था। जो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी, उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम आया था। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। जो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत थे उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। जो हमारा वैदिक काल था उसमें उत्तरी भारत में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र का नाम भारत तथा प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरस वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों में इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति यानी कि भारत की प्रजाति निवास करती है, इसलिए इसका नाम भारत रखा गया। भागवत पुराण में इस देश को अजनाभर्ष की संज्ञा दी गई थी। भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहा गया जहां ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। यूनानी जो थे उन्होंने भारत का नाम इंडिया रखा और जो मध्यकालीन लेखक थे उन्होंने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान से संबोधित किया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। देश का वर्तमान नाम भारत भी प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका मतलब भरतों का देश है। इसका मतलब भरतों का देश इसे कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हिंदुस्तान शब्द उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईस्वी में सासानी अभिलेख से मिलता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज द भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसे स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 1 में, यानी कि भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगला टॉपिक है आपका भारत का आदि महाकाव्य, यानी कि महाभारत और रामायण थे। रामायण को देखते हैं। रामायण के जो रचयिता थे वो थे महर्षि वाल्मीकि। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके बचपन का नाम था रत्नाकर। ये बहुत ही बड़े डाकू थे। एक बार मैं इनकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ 2 मिनट के लिए। जो महर्षि वाल्मीकि थे वो एक बार किसी साधु रास्ते चलते हुए साधु को उन्होंने लूटने की कोशिश की। तो उन्होंने साधु ने कहा इनसे
कि आप मुझे ज़रूर लूट सकते हो, चोरी कर रहे हो, आप कर सकते हो, मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। अगर उस बात मेरी वो बात गलत होती है तो आप बिल्कुल मुझे सामान लूट लीजिएगा मेरे से, मुझे मार भी दीजिएगा। अगर वो गलत होती है तो आप इस चोरी को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वाल्मीकि ने उसके लिए वचनबद्ध हो गए थे कि हाँ, मैं इस कार्य को पूरा करूँगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि यदि आप जो चोरी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो वाल्मीकि ने कहा, ये मैं अपने घर वालों के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ। मेरे माँ है, बाप है, मेरे भाई बहन हैं, उनके लिए, उनके पालन पोषण के लिए मैं ये चोरी डकैती करता हूँ। तो जो महात्मा साधु थे उन्होंने कहा, आप अपने घर वालों से इस बात को पूछिएगा कि मैं जो चोरी कर रहा हूँ, अगर मुझे इसका दंड मिलेगा तो क्या आप मेरे इस दंड में भागीदार बनेंगे? तो वाल्मीकि के दिमाग में ये बात बिल्कुल सटीक बैठ गई। उन्होंने घर वालों से ये बात पूछी कि मैं जो आपके लिए पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डकैती डालता हूँ, तो क्या आप मेरे इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया, हम इस आपके पाप में भागीदार क्यों बने? ये आपका कर्तव्य है, आप हमारा पालन पोषण कैसे भी करें, आपकी मर्जी है, कैसे करते हो आप। तो वाल्मीकि उन महात्माओं के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, महात्मा ऐसे इस बात का घर वालों ने मुझे जवाब दिया है। तो महात्मा वाल्मीकि जो रत्नाकर थे उनके दिमाग में यह बात बैठ गई। तब से उन्हें, और फिर महात्मा ने उनसे राम नाम का उच्चारण भी करवाया तो उनसे राम नाम का उच्चारण भी नहीं हो पा रहा था। तब से इनको ज्ञान की प्राप्ति होना आरंभ हुआ था। तब इन्होंने रामायण की रचना की थी। इसका रचना काल जो है वो 550 बीसी है। इसका विकास क्रम जो है वो 6000 श्लोक हैं, इसमें 12,000 श्लोक, फिर सहस्त्री में 24,000, चतुर्वर्षती में सहस्त्री संहिता कहलाया। रामायण में तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय के कवि कम्बन ने किया था। इसे रामायणम या रामावतारम नाम से जाना जाता है। रामायण का बंगाल भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय में किया था। फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शाहजहाँ के समय में इब्न करण ने किया था। 20वीं शताब्दी में समस्वामी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियर द्वारा तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई। ज्ञातव्य हो कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। पहले महाभारत की रचना हुई थी, बाद में रामायण की हुई थी। तो देखिए, रामायण के 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं, वो 2400 इसमें श्लोक देखने को मिलते हैं। तो पहला जो कांड है वो आपका बाल कांड है, जिसमें कि राम का बचपन दर्शाया गया है। नंबर 2 पर आपका अयोध्या कांड है, जिसमें राम का राज्याभिषेक किया गया था। नंबर 3 पर आपका अरण्य कांड है, जिसमें पंचवटी में निवास व सुपर्ण कहाँ से भेंट हुई थी, वो इस अरण्य कांड में दर्शने को मिलता है। किष्किंधा कांड में आपका राम की सुग्रीव से मित्रता हुई, वो किष्किंधा कांड में दर्शाया गया है। सुंदर कांड में आपका हनुमान द्वारा सीता का सांत्वना, यानी कि जो हनुमान सीता की खोज में गए हुए थे, जो सांत्वना उनके बीच वार्तालाप जो हुआ, वो आपका सुंदर कांड में है। युद्ध कांड है अगला आपका, उसमें रावण पर राम की विजय हुई। और उत्तर कांड में आपका रावण वध, राम की अयोध्या वापसी, सीता वनवास, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म, ये आपका उत्तरकांड में देखने को मिलता है। 27 जुलाई 2017 को राम जन्मभूमि अयोध्या से रामेश्वरम के बीच रेल सेवा श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस प्रारंभ की गई है। यह 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को आपस में जोड़ेगी। ठीक है। अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपका? तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। 400 BC में इसकी रचना हुई। ये संस्कृत भाषा में इसकी रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई। मूल कथा कौरव और पांडवों के युद्ध का विवरण महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व,
स्वर्गारोहण पर्व। इनमें भीष्म पर्व 6वें पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति व ज्ञान का संगम मिलता है। इसमें कर्म को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा शांति पर्व है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुन देवनार ने किया, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय हुआ था। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय रज़्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। इसकी प्रस्तावना अब्दुल फजल ने लिखी थी। अगला टॉपिक आपका कैथल महाभारत का वास्तविक केंद्र। कुरुक्षेत्र को महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि इसका वास्तविक केंद्र कैथल था। इस दावे के पीछे तर्क यह है कि युद्ध स्थल की 48 कोस की परिधि में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कैथल जिले में आता है और 48 कोस की परिधि 5 जिलों में फैली है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद व पानीपत जिलों की 160 मील के क्षेत्रों में कुरुभूमि का क्षेत्र आता है। युद्ध के समय स्थापित किए गए 4 पक्ष तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। इनमें कैथल में अनरतुक, जींद के रामराय गांव में राम हृदय यक्ष एवं पानीपत के सीख गांव में मचकुक्र यक्ष तीर्थ हैं। इनमें कैथल जिलों का सबसे बड़ा क्षेत्र 48 कोस की परिधि में आता है। 134 तीर्थों में से 50 तीर्थ कैथल में स्थित हैं और महाभारतकालीन हैं। जो महाभारतकालीन हैं, इनमें से अधिकतर तीर्थों की आज भी पहचान है और वहाँ विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। आगे है आपका राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की धारा। इसके रचयिता जो थे वो कल्हड़ थे। रचनाकाल इसका 12वीं सदी में हुआ और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। विषय वस्तु इसकी कश्मीर के 4 वंशों यानी गोनंद वंश, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश के राजाओं के चरित्रों का संग्रह इस राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। इसका महत्व, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, इसका विस्तार जोनराज ने जैनुल आबदीन के शासनकाल में किया था। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक तथा श्रीनगर का संस्थापक मानते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, इतिहास एक परिचय। अब इसके बाद जो हमारा इतिहास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा आपका प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, अगला चैप्टर आपका प्राचीन इतिहास के स्रोत होगा और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो अगला चैप्टर हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करें, किसका स्टार्ट करें, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मैं आपको वही सिलेबस को कवर करा रहा हूं जिससे मैंने क्वालिफाई प्रीलिम्स किया था। प्रीलिम्स मेंस का कोई सिलेबस अलग नहीं होता है, सिलेबस एक ही होता है, बट हमको उसको एक सही तरीके से एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ता है। मैं आपसे फिर बोलूँगा, आप पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, तभी आप लाइफ में कुछ कर गुजर सकोगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंडों के साथ, और आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पार्ट फर्स्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहाँ आपको सिलेबस भी मिलेगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का आपका वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।